तलकाना के नालगोड़ा इलाके में एक ज्योति हॉस्पिटल होता है। नाजरीन, 14 सितंबर 2018 को यहाँ पे एक लड़का और दो लड़कियां हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने आते हैं। नाजरीन ग्रामी, बाकी मरीज भी अपना चेकअप करवा रहे होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं और नर्सेज वगैरह भी होती हैं। ये लड़का अपनी मेडिसिन लेता है, साथ में दो औरतें होती हैं। मेडिसिन लेने के बाद ये दरवाजे से बाहर निकल रहे होते हैं। दिन 1:30 बजे का टाइम होता है कि पीछे से एक हट्टा कट्टा बंदा आता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथियार होता है, जैसे कोई कृपाण या खंजर टाइप का हथियार। वो आते ही लड़के के सर में पूरे जोर से हथियार मारता है, वो भी पीछे से। नाजरीन, उसके आधे सर में वो हथियार जाके घुस जाता है। नाजरीन, वो हथियार को निकालता है, निकालने के बाद दूसरा वार उसकी गर्दन के ऊपर करता है। नाजरीन ग्रामी, आधी से ज्यादा उसकी गर्दन कट जाती है, वो लड़का नीचे गिर जाता है। नाजरीन, ये जो दो औरतें साथ होती है, इनको समझ ही नहीं आती कि क्या हुआ। इतने में वो जो बंदा हमला करने वाला था फौरन भाग के पार्किंग में आता है और अपनी स्कूटी निकालता है और वहां से फरार हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, ये केस है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ अमरोती पुराने केस के बारे में। तो नाजरीन, जाके केस को शुरू करते हैं। तिलकाना के नालगोड़ा इलाके में एक मुट्ठी रेडी कॉलोनी होती है। यहाँ पे एक बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसका नाम होता है अमृत विष्णु राव। नाजरीन, इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है अमृत परे। नाजरीन ग्रामी, ये अकेली बेटी होती है, इसका कोई बहन भाई नहीं होता। ये काफी ज्यादा लाडली होती है। बचपन में इसे काफी अच्छे हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ाया जाता है। नाजरीन ग्रामी, ये स्कूल में पढ़ रही होती है कि इसकी एक लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है जिसका नाम होता है पेरुमाला कुमार। नाजरीन, ये लड़का इसका फ्रेंड बन जाता है। फ्रेंड बनने के बाद ये स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। ये लड़का जो होता है ये भी इसी कॉलोनी मुट्ठी रेडी के रहने वाला होता है। इसका बाप जो होता है वो एक मिडिल घराने से तल्लक रखता है, एक कंपनी LIC में वो जॉब करता है। लेकिन नाजरीन ग्रामी, दूसरी तरफ ये जो लड़की होती है, इसका बाप जो होता है वो काफी ज्यादा अमीर कबीर फैमिली से तल्लक रखता है। रियल एस्टेट का उसका काम होता है। उसने शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई होती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ उसका उठना बैठना होता है और बड़े बड़े अफिसरों के साथ उसके राब्ते होती है। नाजरीन ग्रामी, उसकी काफी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, काफी जमीनें होती है, बंगले जायदाद वगैरह होती है। नाजरीन ग्रामी, यूं ये लड़की की और इस लड़के की दोस्ती चल रही होती है और ये बड़े हो जाते हैं। नाजरीन, स्कूल जब खत्म होता है तो उसके बाप को पता चलता है, अमरथा रेड्डी का जो बाप होता है विष्णु राव, उसको पता चलता है कि मेरी बेटी एक लड़का जिसका नाम है पेरुमाला उससे मोहब्बत करती है। तो वो क्या करता है कि अपनी बेटी को समझाता है कि तुम उससे दूर रहो, क्योंकि वो क्रिश्चियन फैमिली से तल्लक रखता है और हमारा क्रिश्चियन मजहब के साथ कोई लेन देन नहीं, ना ही तुम्हारी उससे शादी हो सकती। ऐसे वो उसको दूर करता है अपनी बेटी को। और स्कूल मुकम्मल हो ही चुका होता है तो वो अपनी बेटी को उस स्कूल से हटाता है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लगवा देता है पढ़ने के लिए। नाजरीन, दूसरी तरफ से इस लड़के का भी स्कूल मुकम्मल हो चुका था। चूंकि दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, क्लास फेलो थे, दोनों के स्कूल मुकम्मल हो चुके थे। ये जो लड़का था ये भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चला जाता है। इसको ये नहीं पता होता कि मेरी जो फ्रेंड है वो भी इधर है, और उस लड़की को भी नहीं पता होता। चूंकि इनकी ये प्यार मोहब्बत अभी तक नहीं चला था, ये सारे फ्रेंड ही थे बस। तो जब ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दोबारा फिर मिलते हैं तो इनकी मुलाकातें बढ़ना शुरू हो जाती है और आस्ता आस्ता इनकी मुलाकातें प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। नाजरीन, सीन कुछ यूं होता है कि ये जो लड़की होती है ये भी इससे प्यार कर रही होती है और इसके जो घर वाले होते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि वो जो लड़की है हमारी हैदराबाद इधर पढ़ रही है, वो लड़का भी उधर ही पढ़ रहा है, वो दोनों इकट्ठे हैं। इनकी नजर में ये था, बाप की नजर में ये था कि मैंने अपनी बेटी को हैदराबाद भेज दिया है, अब इस लड़के की और उसकी कभी भी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन नाजरीन ग्रामी, होता कुछ यूं है कि एक दिन हैदराबाद में ये दोनों मूवी देखने के लिए एक थिएटर में जाते हैं। तो उस थिएटर में इसका चाचा पहले मूवी देख रहा होता है इस लड़की का। तो वो देखता है कि ये दोनों मूवी देखने आए हैं। वो अपने भाई को कॉल करता है और 3-4 गुंडे मंगवा लेता है। मंगवाने के बाद नाजरीन, उसका भाई जो होता है अमृथा का बाप विष्णु राव, वो कहता है कि मेरी बेटी से मेरी बात करवाओ। बात करने के बाद वो उसे काफी बुरा भला बोलता है कि तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो। वो उस लड़के को पकड़ के मारते पीटते हैं और कहते हैं कि दोबारा हमारी बेटी के साथ तुमने नजर नहीं आना। और यूं वो अपनी बेटी को पकड़ के वापस घर ले आते हैं। घर लाने के बाद उसके ऊपर काफी पाबंदियां लग जाती है और उसका बाप कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन बंदा हूँ, मेरी शहर में इज्जत है, मेरी इलाके में इज्जत है, तुम इस तरह मेरी इज्जत नहीं उछाल सकती। यूं नाजरीन ग्रामी, वो घर बैठ के अपनी बेटी के पेपर दिलवाता है। नाजरीन ग्रामी, इतनी तो उसकी पहुंच थी, इतना तो उसका हाथ पड़ता था, काफी वो पैसे वाला बंदा था। उसकी बेटी घर ही बैठ के पेपर वगैरह देती है। अब वो अपने कजन फ्रेंड या कजन भाइयों से भी बिल्कुल बात नहीं कर सकती थी, नहीं मिल सकती थी। नाजरीन ग्रामी, ये सारी पाबंदियां उसके ऊपर लगी हुई थी। उसका चाचा जो था वो भी काफी ज्यादा सख्त था, वो भी उसको बाहर नहीं जाने देता था। दूसरी तरफ नाजरीन ग्रामी, ये जो लड़का था इसको बड़ी बेताबी हो रही होती है अपनी लवर से मिलने के लिए। तो इसके बाप को मंगवाया जाता है। इसका बाप जब आता है विष्णु राव के सामने तो विष्णु राव इसके बाप को बोलता है कि देखो भाई, तुम्हारा बेटा जो है वो मेरी बेटी को खराब कर रहा है, अपने बेटे को समझा रहा हो वरना मैं तुम लोगों का जीना मुश्किल कर दूंगा। यूं नाजरीन ग्रामी, उसका बाप भी कहता है ठीक है। वो अपने जाके बेटे को समझाता है लेकिन उसका बेटा नहीं मानता। यूं नाजरीन ग्रामी, वक्त गुजर रहा होता है, उसके बाप को 3-4 दफा मंगवाया जाता है कि अपने बेटे
को समझा लो। वो बार बार मिन्नत करके जाता है कि ठीक है अब की बार मैं समझा लूंगा, लेकिन आगे से उसका बेटा जो था वो बिल्कुल अपने बाप की बात नहीं मानता और कहता है कि नहीं मैं उसको नहीं छोड़ सकता, उसके बगैर नहीं रह सकता। अब ये होता है कि ये मृति राव जो होता है ये अपनी बेटी को बोलता है कि यहाँ पे जब तुम्हारे रिजल्ट आ जाएंगे तो तुम इस चीज को चुप करके रहने दो, गुजारा करो, तो मैं तुम्हारी शादी किसी और बंदे के साथ करवा दूंगा किसी अच्छे घर में, तो तुम इस लड़के को भूल जाओ। लेकिन नाजरीन ग्रामी वो लड़की कहती है कि नहीं मैं प्यार करती हूँ, इससे शादी करूंगी तो इससे करूंगी, वरना मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। दूसरी तरफ ये लड़की हामला होती है। नाजरीन ग्रामी 4 महीने हो जाते हैं इसके हमल को, तो ये घर से भाग जाती है। भाग के ये अपने लवर से राब्ता करती है। राब्ता करने के बाद ये हैदराबाद में जाके शादी कर लेते हैं। नाजरीन ग्रामी इनकी शादी होती है। अब इसका जो बाप होता है वो इनका पता लगाना शुरू कर देता है और उसको पता चल जाता है कि ये हैदराबाद में है। नाजरीन ग्रामी अब ये जो लोग होते हैं, ये लड़की और लड़का, ये दोनों बड़े ऑफिसरों के सामने पेश हो जाते हैं और जाके कहते हैं कि मैं एक बालग लड़की हूँ तो मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ, मेरा बाप मुझे परेशान करता है, टॉर्चर करता है। जब ये जज के सामने सारे बयान आते हैं तो जज भी ऑर्डर दे देता है कि ठीक है तुम अपने खामद के साथ जा सकती हो। दूसरी तरफ बाप को एक बड़ा ऑफिसर होता है जो बाप का दोस्त भी होता है, समझाता है कि यार तुम्हारी बेटी तो खुद समझदार है, वैसे वो मैच्योर भी है और बालक भी है, तुम उसको रहने दो जिसके साथ रहती है। लेकिन बाप उसकी बात नहीं मानता। वो अपनी बेटी की काफी मिन्नतें करता है कि तुम चलो मेरे साथ घर, क्योंकि उसने अगवा की FIR भी कटवाई हुई थी, वो भी खारिज हो जाती है, लेकिन बेटी घर नहीं चलती। दूसरी तरफ ये जो उसकी बेटी होती है ये अपने शोहर के साथ अपने ससुराल आ जाती है। जब अपने ससुराल आती है तो पहले उसकी सास और ससुर जो होता है वो इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि यार इसको तुम वापस छोड़ के आओ, हमारे लिए क्यों तुमने मुसीबत पाल रखी है। तो उनका जो बेटा होता है पिरुमल्ला वो कहता है कि नहीं बाप जी मैं इसको छोड़ के नहीं आ सकता। तो उसकी जो बीवी होती है वो भी अपने ससुर और अपनी सास को समझाती है और साथ उनको ये पता चलता है कि ये 4 महीने की आमला है, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यूं नाजरीन ग्रामी वो घर में रहना शुरू कर देते हैं। नाजरीन ये जो लड़की थी और ये लड़का था जब अपने घर इधर आए थे वापस अपने बाप के घर 30 जनवरी 2018 को आए थे। उसके बाद नाजरीन ग्रामी 14 अप्रैल 2018 को इनकी काफी धूमधाम से एक वलीमा वगैरह किया जाता है, तो सारे रिश्तेदारों को मंगवाया जाता है। यूं नाजरीन ग्रामी ये अपने ससुराल में अपने शोहर के साथ रह रही होती है, लेकिन इसका बाप जो होता है वो इसका पीछा नहीं छोड़ता। नाजरीन ग्रामी वो उसको काफी मनाता है लेकिन ये नहीं आती। दूसरी तरफ ये होता है कि इसकी जो माँ होती है उसका इससे राब्ता होता है, वो अपनी बेटी से बात करती है, ये भी अपनी माँ को सारा कुछ बताती रहती है कि मैं अपने मियाँ के साथ खुश हूँ, अपने ससुराल में मैं खुश हूँ। लेकिन इसका जो बाप होता है वो अपनी बीवी को नहीं रोकता कि तुम उससे बात क्यों करती हो या क्यों नहीं करती। इन माँ बेटी का दोनों का राब्ता होता है लेकिन बाप के साथ इसकी कोई सुलह वगैरह नहीं होती। ऐसे ये वक्त गुजर रहा होता है कि अचानक ये होता है कि उस दिन ये चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है। चूंकि ये हामला होती है अपने शोहर को साथ लेके जाती है, तो ये चेकअप करवा के वापस आ रही होती है। ये अमरोती होती है, इसका शोहर होता है पीरूमला और इसकी माँ होती है पीरूमला की। ये वापस आ रहे होते हैं तो पीछे से एक बंदा आता है तो पीरूमला के ऊपर हमला करता है और उसको कत्ल करके वहां से फरार हो जाता है। यहाँ पे जो अमरोता होती है ये तो बेहोश हो जाती है, इसको 2 दिन बाद होश आता है। तो माँ जो होती है वो अपने बेटे को संभालती चीखती चलाती है। 2 दिन बाद जब इसको होश आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको ये सदमे की बात ना बताना, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो अमृता को बता देते हैं कि तुम्हारा शोहर इंतकाल कर गया, उसको कत्ल कर दिया किसने। तो वो कहती है कि इसके पीछे मेरे बाप का हाथ ही हो सकता है। अब ये जो पीरूमल्ला के घर वाले थे इनको भी पता था कि इसका ससुर ही है इसके खिलाफ, वो भी FIR जो होते हैं मृति राव के खिलाफ करवा देते हैं जो अमृता का बाप होता है। तो वो आके अदालत में बयान देता है कि भाई मैं तो ये देखो मेरी वीडियो बनी हुई, मैं तो जब इसके ऊपर हमला हुआ है या इसको जब कत्ल किया गया तो मैं तो ऑडियो ऑफिसर के दफ्तर में था, मैं तो किसी काम के सिलसिले में वहां पे गया था। वो सारी वीडियो शीडियो दिखा देता है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन नाजरीन ग्रामी पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं होता उसको पकड़ने के लिए, इसलिए उसे जाने देते हैं। लेकिन पुलिस वाले उसकी जो होती है कॉल हिस्ट्री निकलवाते हैं, तो कॉल हिस्ट्री से एक नया नंबर निकलता है जिसका नाम होता है अब्दुल करीम। नाजरीन ग्रामी इसका ट्रांसपोर्ट का काम था, ट्रकों का इसका काम था। तो नाजरीन ये इसका पहले तो दोस्त था लेकिन पहले कभी इनकी बात नहीं हुई थी। कुछ दिन पहले से ही इनका राब्ता हो रहा था, बात हो रही थी तकरीबन 3-4 महीने पहले से। तो अब्दुल करीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछगूछ की जाती है तो वो टूट जाता है और मान जाता है कि हाँ इस मृति राव ने अपने बेटी के खामद को कत्ल करवाया और कत्ल की सुपारी मुझे दी थी 3 करोड़ रुपए में, और मैंने आगे से 2 बंदे हायर किए थे। एक असगर अली मैंने हायर किया था, असगर अली अपने साथ अब्दुल बारी नाम का एक लड़का लेके आया था, तो इन सब लड़कों ने मिलकर कत्ल किया। तो अब पुलिस वाले जो होते हैं जाके उसके बाप मृति राव को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, असगर अली को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अब्दुल करीम पहले ही गिरफ्तार होता है। ये असगर अली जो होता है ये अब्दुल बारी को भी गिरफ्तार करवाता है और एक और लड़के को शामन कुमार और इनका एक ड्राइवर जो होता है मृति राव का सामन कुमार, इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाजरीन ग्रामी पूछा जाता है कि उस दिन हथियार लेके कौन आया था जिसने उस बंदे के ऊपर हमला किया था। तो पता चलता है कि वहाँ पे एक सुभाष शर्मा नाम का लड़का है, उसने उस हथियार के साथ हमला किया था। तो नाजरीन ग्रामी इन सबको गिरफ्तार करके बयान लिया जाता है। तो इनका बयान कुछ यूं होता है कि ये जो मृति राव था लड़की का बाप, इसने 3 करोड़ रुपए में सुपारी दी अब्दुल
करीम को अब्दुल करीम ने आगे से असगर अली को हायर किया 1.5 करोड़ रुपए में। यूं नाजरीन ग्रामी, असगर अली ने 15 लाख रुपए में अब्दुल बारी को हायर किया, 7 लाख रुपए में शावन कुमार को हायर किया और नाजरीन ग्रामी 30 लाख रुपए में सुभाष शर्मा को हायर किया कि इन लोगों को कत्ल करना है। जब इस लड़के को कत्ल कर दिया, उस दिन तारीख थी 14 सितंबर 2018। नाजरीन ग्रामी, उससे पहले भी इसके ऊपर हमले हो चुके थे। एक हमला इसके ऊपर उस दिन होना था जिस दिन इसका वलीमा था। नाजरीन ग्रामी, इससे महीना पहले 27 अप्रैल 2018 को भी इसके ऊपर हमला हो चुका था, लेकिन नाजरीन ग्रामी ये बच चुका था। उस दिन भी सीन कुछ यूं था कि ये अपनी बीवी को ब्यूटी पार्लर लेके जाता है, तो जो बंदा इसको कत्ल करने गया था ये अपने दोस्त के साथ गया होता है, इसलिए वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि मैंने किसको कत्ल करना है और किसको कत्ल नहीं करना। यूं नाजरीन ग्रामी, उस दिन ये बच जाता है, लेकिन 14 सितंबर 2018 को इसकी किस्मत माड़ी थी, ये कत्ल हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, अब ये सारे लोग जेल के अंदर होते हैं, गिरफ्तार होते हैं। टोटल ये 7 बंदे होते हैं। लेकिन नाजरीन ग्रामी, अब सीन कुछ ये होता है, ये जो पुलिस होती है ये 3 महीनों में अपना सारा केस जो इन्वेस्टिगेशन होती है मुकम्मल करके अदालत को देती है, लेकिन इस दफा ये 9 महीने लगा देते हैं, जिसकी वजह से नाजरीन ग्रामी मुल्जमान को फायदा होता है। और सीन कुछ यूं होता है कि 22 अप्रैल 2019 को नाजरीन ग्रामी 3 बंदों की बेल हो जाती है, जिसमें एक बंदे का नाम होता है अब्दुल करीम, मृति राव और असगर अली। नाजरीन ग्रामी, बाकी जेल के अंदर ही होते हैं। अब ये जो मृति राव होता है, लड़की का बाप, ये अपनी बेटी को पैगाम भेजता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो, लेकिन वो आगे से सुलह नहीं करती। लेकिन नाजरीन ग्रामी, यहाँ पे एक चीज सोचने वाली कि आखिर इन सब को उसकी लोकेशन का कैसे पता चल जाता था। तो जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करी तो ये भी पता चला कि जब वो उसकी बीवी बात करती थी अपनी बेटी से, तो ये बंदा उसको रोकता नहीं था, इसलिए ये उससे पूछ लेता था बातों बातों में, तो वो बता देती थी। उस दिन भी जिसको कत्ल किया इन लोगों ने, तो उस दिन भी ये हुआ था कि रात को 13 सितंबर को बेटी ने अपनी माँ से बात करी और उसको बताया कि सुबह मैंने चेकअप करवाने जाना है। तो 13 सितंबर की रात को ही ये अपनी बीवी के पास बैठा खाना खा रहा था, तो इसकी बीवी ने बातों बातों में उसे बता दिया कि ऐसे बेटी से बात हुई थी, सुबह उसने फलां हॉस्पिटल चेकअप करवाने जा रहा है। तो इसने ये सारी लोकेशन जो और बात अब्दुल करीम को बताई, अब्दुल करीम ने असगर अली को बताई, असगर अली ने अब्दुल हादी को बताई, और ऐसे ये चलती चलती कातिल तक बात पहुंची। यूं नाजरीन ग्रामी, अब बाप जब जेल से बाहर आ चुका था बेल के ऊपर, तो अपनी बेटी से अपील कर रहा था कि केस वापस ले लो, लेकिन उसकी बेटी नहीं मान रही थी। अब बाप जो होता है वो क्या करता है कि अपने घर से तिलका नालगोड़ा से निकलता है और अपना एक दूर इलाका जो हैदराबाद होता है वहां पे चला जाता है एक होटल में। वहां पे जाके 802 नंबर का एक रूम बुक करवाता है। उस रूम में बुक करवा के मैं रात को बैठा होता है, अपने ड्राइवर को कहता है कि सुबह 8 बजे तुम आ जाना मेरे रूम के पास, हमने कहीं पे काम जाना है। वो भी कहता है ठीक है। वो रात को 8 बजे फिर अपनी बीवी को कॉल करता है, उससे बात करता है, अपने सारे दोस्तों को कॉल करता है, उससे बात करता है, अपने भाई को कॉल करता है, सब लोगों को फोन करता है, बात करता है। नाजरीन ग्रामी, अब इसका जो भाई था एक, जिसका नाम सावन था, वो भी इसके साथ इस FIR में अंदर था, लेकिन उसकी भी साथ बेल हो चुकी थी, लेकिन अब वो इसके साथ नहीं था, वो नालगोड़ा इलाके में अपने घर में था। तो नाजरीन, इसने जायदाद का सारा वारिस भी अपने उस भाई को ही बनाया हुआ था, क्योंकि इसकी बेटी ने तो इससे गिरदारी कर रही थी ना इसके मुताबिक। तो ये अपने उस भाई से भी बात करता है, बात करने के बाद उससे सारी बात समझाता है, बात करता है कि बेटी है, माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। बेटी को भी फोन करता है, फिर माफी मांगता है कि बेटी केस वापस ले लो। इसको चूंकि पता होता है कि केस जो है ये मेरे खिलाफ ही आना है इसका फैसला, तो ये बेटी को मना रहा होता है, लेकिन बेटी नहीं मानती। ये सारा सीन ऐसे चल रहा होता है। दोस्तों से बात करके सो जाता है। सुबह जब ड्राइवर जाता है, कमरे को खटखटाता है, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोलता। तो ड्राइवर जो होता है पीछे अपनी मालकन को फोन करता है कि ऐसे मालिक दरवाजा नहीं खोल रहा। तो मालकन भी फोन करती रहती है, वो दरवाजा नहीं खोलता, ना ही फोन उठाता है। अब होटल की मैनेजमेंट जो होती है उनको बताया जाता है, वो मैनेजमेंट आके दरवाजा तोड़ती है। दरवाजा तोड़ के जब देखते हैं तो वो तो बंदा आगे से मरा हुआ है और पास एक स्प्रे की बोतल पड़ी हुई है। उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद नाजरीन ग्रामी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि इसने तो जहर पी लिया है, स्प्रे पी के ये तो मर गया है। पता चलता है कि इसके दोस्त की एक स्प्रे की दुकान है हैदराबाद में, ये उससे स्प्रे लेके गया था। अब दूसरी तरफ ये जो अमृता होती है, इसको पता चलता है कि मेरा बाप मर गया। तो बाप का जब अंतिम संस्कार होता है, ये वहां पे जाती है हाई सिक्योरिटी में, पुलिस वगैरह को साथ लेके। लेकिन आगे से जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं और इसका चचा वगैरह जो होता है, वो बाप का चेहरा नहीं देखने देता। कहते हैं तुम्हारी वजह से हमारा भाई मरा, अब तुम इसका चेहरा देखने आ गई हो, किस हक के साथ आई हो। तो नाजरीन, ये चेहरा देखे बगैर ही वापस आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे किसी हादसे का खतरा था, इसलिए हाई सिक्योरिटी जो होती है वो भी मना कर देती है कि आप चेहरा ना देखे, वापस चली जाए। दूसरी तरफ ये मीडिया में आके बयान देती है कि मेरा बाप जो है वो खुदकुशी यकीनन नहीं कर सकता, उसने खुदकुशी हरगिज नहीं की, ये मेरे चाचा ने प्रॉपर्टी के लालच में ही सब कुछ किया है, मेरे चाचा ने यकीनन उनको जहर दिया होगा। लेकिन चाचा का बयान आता है मीडिया में कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे भाइयों की कभी भी प्रॉपर्टी के बारे में कोई मसला वगैरह खड़ा नहीं हुआ, ना ही कभी कोई हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ, वो डिप्रेशन में था। अब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन से भी ये पता चलता है कि उसने अपने दोस्तों से जो बात करी थी, अपनी बीवी से जो बातें करी थी, बेटी से जो बातें करी थी, और उस दिन
दिन उसने होटल मैनेजमेंट से जो बात, ड्राइवर से जो बात करी थी, ऐसे ही उसने जिससे भी जो बातें करी थी, सारा कुछ सामने निकाल के निकल के आता है। तो एक चीज साबित होती है कि वो डिप्रेशन में था और पछतावे में था, और उसने अपनी बेटी के लिए एक रुक्का भी लिख के छोड़ा हुआ था कि बेटी मुझे इस चीज का दुख है कि मैंने तुम्हारा सुहाग उजाड़ दिया, मैं अब पछतावे के अलावा कुछ कर नहीं सकता, हो सके तो मुझे माफ कर देना, और दूसरा अपनी माँ के साथ रहना, अपनी माँ का ख्याल रखना। अब बेटी जब ये देखने के बाद वो कहती है कि माँ अगर हमारे साथ आके रहना चाहे तो कोई मसला नहीं, मैं अपने उस बाप के घर में नहीं जाऊंगी। तो नाजरीन, इस कहानी को यहाँ पे खत्म करते हैं। बाकी जो जितने भी आरोपी हैं वो सारे जेल के अंदर हैं, अभी उनको सजा नहीं हुई, जैसे उनको कोई सजा होगी फिर वो आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल जो मेन मुजरम था वो तो मर चुका। तो मुझे इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।